नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले इस्लामिक फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेके। हम उन वोकैबुलरी वर्ड्स की आज बात करने वाले जो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में यूज होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पे रिसर्च कर रहे हो, या उन लोगों के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। एग्जाम में तो वर्ड्स घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, है कि नहीं। एंड ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी है जो फ्री थिंकर है, जो नॉलेज गेन करने की इच्छा रखते हो। तो अगर आप इनमें से हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा मकसद आपके पास तक ऐसे टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाना है। तो आपकी तरफ से ये चीज एक्सेप्ट होनी चाहिए, ऐसे टॉपिक्स को मान देना चाहिए। तो ऐसी चीजें मिलाकर ही हम एक अच्छी कम्युनिटी को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट सेशन में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का, ये वाले वीडियो। तो आप पीटी एजुकेशन पे ये ओवरव्यू ऑफ इस्लामिक फाइनेंस का टॉपिक सर्च कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा, इसे जरूर देखिए। तो इस वीडियो में मैं, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, कि इंपॉर्टेंट अरेबिक वर्ड्स जो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में निकल के आते हैं, एसेंशियली दी वोकैबुलरी, वो हम कवर करने वाले हैं। तो आप आते आते सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे निकल के आता है शरिया। तो शरिया बेसिकली एक इस्लामिक लॉ है जो इस्लामिक ट्रेडिशन का पार्ट है, एंड इसमें बेसिकली जो होली बुक कुरान की जो टीचिंग्स है वो फॉलो की जाती है। तो इस्लामिक फाइनेंस में ये लॉज यूज किए जाते हैं, एंड इवेंचुअली फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में लाए जाते हैं, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाती है जो शरिया कंप्लायंट हो। ठीक है, नेक्स्ट इज शरिया बोर्ड। शरिया बोर्ड उन लोगों का बोर्ड होता है जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, एंड शरिया लॉ को वो समझते हैं अच्छे से, उसका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से करते हैं, एंड वो लोग फिर डिफरेंट डिफरेंट इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपना कंसल्ट देते हैं, ताकि एक सोशली रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस को एनकरेज किया जाए, यानी जो भी टीचिंग्स है इस्लामिक लॉ की वो सब सही तरीके से अपनाया जाए। एंड ऑफ कोर्स दोस पीपल डू चार्ज अ कंसल्ट फी, सो दे आर प्रेजेंट फॉर द गाइडेंस एंड सुपरविजन in the development of the Sharia compliant financial products. Next we have fiqh. तो फिक मतलब इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब द थियरी और द फिलोसफी ऑफ द लॉ। ये एक मेजर सोर्स बनता है इस्लामिक इकोनॉमिक्स को लेके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टर्म्स है इस्लामिक इकोनॉमिक्स या इस्लामिक फाइनेंस में, जैसे रिबा वगैरह, तो ये सब इसी सोर्स से निकल के आते हैं, फिक से। फोर्थ ऑन द लिस्ट वी हैव हलाल एंड हराम। अब ये तो आपको पता ही होगा कि हलाल मतलब परमिटेड, यानी वो चीज अलाउड है इस्लामिक लॉ के अंडर, एंड हराम मतलब वो चीज प्रोहिबिटेड है, अलाउड ही नहीं है शरिया लॉ के अंडर। ठीक है, तो ये जो चार वर्ड्स निकल के आए ये हमने बड़ी आसानी से समझ लिए: शरिया, शरिया बोर्ड, फिक एंड हलाल एंड हराम। ठीक है, अब हम आते हैं घरर पे। अब यहां से जो भी चार पांच वर्ड्स निकल के आएंगे वो इस्लामिक फाइनेंस के प्रिंसिपल्स निकलते हैं, यानी ये वर्ड्स इस्लामिक फाइनेंस के पिलर्स निकल के आते हैं, इंपॉर्टेंट पिलर्स। तो हमने पिछले सेशन में भी ये घरर कवर किया था, लेकिन हम आज के सेशन में भी ये चीज कवर करेंगे। घरर मतलब अनसर्टेनिटी, तो इस पे बैन है शरिया लॉ के अंडर। अनसर्टेनिटी मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में जब दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है एंड दे बिकम इग्नोरेंट ऑफ द फ्यूचर आउटकम्स, तो ये घरर होता है, इसे घरर कहते हैं, बिकॉज इट इज अनसर्टन एंड अनसर्टेनिटी इज नॉट परमिटेड इन इस्लामिक फाइनेंस। रीबा मतलब यहाँ पे लिटरल मीनिंग है कि जो लेंडर होता है वो अनफेयर तरीके से बोरोअर से पैसे कमाता है, यानी जब लेंडर बोरोअर को पैसा देता है तो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, एंड ये इंटरेस्ट कमाना शरिया लॉ में अलाउड नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस इज अशरी। व्हाट इज अशरी? अशरी इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मनी दैट अनफेयरली सपोर्ट्स और साइड्स द लेंडर। अगला है मेजर, यानी गैम्बलिंग, which is again prohibited in Islamic finance. Next we have profit sharing investment account. अब profit and loss sharing इस्लामिक फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट पिलर निकल के आता है, जिसमें कि ये हमें समझ में आता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है कोई भी बिजनेस में, तो वो प्रॉफिट भी शेयर करेगी और लॉस भी शेयर करेगी। ऐसा नहीं कि जब प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों शेयर करेगी एंड लॉस हो रहा है तो उसमें से एक ही लॉस बेयर करेगा, ऐसे नहीं होगा, दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा। तो इसके लिए भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है जो कि इसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसमें प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही एग्री की जाती है, इस अकाउंट में फिर बराबरी के हिस्से किए जाते हैं, डिपेंडिंग प्रॉफिट हो या लॉस हो। अच्छा, अब हमने ये चार पिलर्स तो कवर कर लिए, तो कोई मुझे बता सकता है कि पांचवा इंपॉर्टेंट पिलर हमने कौन सा मिस किया? अगर आपने मेरा पिछला सेशन अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो कमेंट डाउन बिलो
which one is the fifth important pillar in the Islamic finance, which we have actually not covered in this. अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स पे। तो पहला निकल के यहाँ पे आता है बाईसलम। तो ये हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंस में जो फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स निकल के आते हैं, ये समवॉट सिमिलर ही है, ऐसा समझो। बस डिफरेंस इतना है कि प्राइस पहले ही पे कर दी जाती है। फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस पहले पे नहीं की जाती, पैसा एडवांस में नहीं दिया जाता, बट यहाँ पे सलम में पैसा एडवांस में दिया जाता है। एंड वो जो कमोडिटीज है, वो गुड्स या कमोडिटीज का जो भी बंदे ने पैसा दिया है, उसकी डिलीवरी डेट पहले से ही फिक्स होगी। वो कमोडिटीज या गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से ही डिफाइन किया जाएगा कि वो किस शेप का है, किस साइज का है वगैरह। नेक्स्ट वी हैव बाई बिथमन नजील, या इसे बाई मुआजल भी कहते हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्ट में डिफर्ड पेमेंट्स का ऑप्शन रहता है। तो अगर से फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है, जैसे मशीन चाहिए, उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसे एक्सपैंड करना है शायद, बट उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतना अपफ्रंट कैश नहीं है उस मशीन को खरीदने के लिए। सो ही वुड सिंपली गो टू द बैंक एंड बैंक वुड मेक परचेज ऑन हिज बिहाफ, एंड फिर बैंक उससे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वसूलेगी, एंड इवेंचुअली फिर वो जो मशीन है वो उस मैन्युफैक्चरर का हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इसमें बैंक अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए पैसा चार्ज करेगी, बट फिर अगेन इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये होता है मुजेल का कॉन्सेप्ट। बाई एल्डेन भी एक तरीके का डेट फाइनेंसिंग ही होता है। ये भी मुजेल जैसा ही होता है, लेकिन इसमें मैच्योरिटी 1 साल की होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बाई अल अरबून। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में या इस सेल एग्रीमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट दी जाती है जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज का ट्रेडिंग चलता है। तो इसमें एक डाउन पेमेंट के हिसाब से बायर सेलर को कर देता है, एंड वो ये प्रॉमिस कर देता है कि वो बाकी का पैसा जो बचा हुआ है वो आगे आने वाले टाइम में लौटा देगा, जो प्री एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसके हिसाब से। और अगर बायर सपोज पैसा नहीं लौटा पाता है, तो ये एडवांस जो उसने दिया हुआ है वो उसे वापस नहीं मिलेगा, वो उसके हाथ से चला जाएगा। So the other person is essentially entitled to retain this deposit, which was paid earlier to him as अर्बून। अर्बून मतलब एडवांस में पैसा दे देना, समझे। हमिद जिदिया इज रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है बेसिकली जो पहले से ही एग्री कर लिया जाता है कि ये रिफंडेबल होगा, ये वापस लौटा दिया जाएगा। इट इज टेकन बाय एन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रायर टू एस्टैब्लिशिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इजारा इज लाइक लीजिंग, यानी रेंट पे कुछ चीज ली हमने या कुछ चीज चढ़ा दी रेंट पे, तो इसे बेसिकली लीज फाइनेंसिंग भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक ये चॉइस टेनेंट के पास रहता है कि क्या वो प्रॉपर्टी या क्या वो एसेट खरीदना चाहता है। सो ही हैज दिस ऑप्शन। इजारा मुंतहिया बितमलीक, इसमें जो लेसर निकल के आता है, यानी जो रेंट पे चीज चढ़ा देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के एंड में लेसे, यानी जिसने एसेट रेंट कर रखा है, वो इसमें लेसी को ऑप्शन देता है to own the asset. It could be a purchase of the asset through a token consideration, या मार्केट वैल्यू जो होगी वो पैसा उसे दे दे एंड एसेट ओन कर ले, या फिर द लेसर कैन एक्चुअली गिफ्ट हिम द एसेट। इजारा व इक्तिना में ऑप्शन रहता है, पहले से ही एग्रीमेंट रहती है कि जो बंदा रेंट करवा रहा है कोई भी एसेट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के एंड में उस एसेट को पक्का से खरीद लेगा, यानी उसकी ओनरशिप होने वाली है। अगला इस्तिस्ना। तो इस्तिस्ना को आप यहाँ पे एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट भी समझ सकते हो। जैसे फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट रहता है ना, सेम यहाँ पे भी वही है कि ये एग्रीमेंट होगी कोई भी एक कमोडिटी को लेके या कोई भी एक गुड को लेके जो कि अभी बना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करना बाकी उसका, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही उसकी स्पेसिफिकेशंस होगी, डिलीवरी डेट होगी, कहाँ डिलीवर करना है उसकी भी इंफॉर्मेशन होगी, एंड एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ये ट्रेड करेगा आगे आने वाले टाइम में दोनों बायर और सेलर के बीच में। तो कोई अपफ्रंट पैसा पहले से देना नहीं पड़ता, जैसे हमने वो पिछले स्लाइड में देखा। बई सलम में हमें पैसा देना पड़ता है एडवांस में, बट यहाँ पे एडवांस में पैसा नहीं देना पड़ता इस्तिस्ना में। नेक्स्ट वी हैव मुदारिब। मुदारिब मतलब एंटरप्रेन्योर, जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम करता है, जो एक्चुअली बिजनेस चलाता है, जो एक्चुअली इन्वेस्टेड अमाउंट को ऑपरेट करता है। रबल माल यानी इन्वेस्टर, जो एंटरप्रेन्योर को पैसा देता है इन ऑर्डर टू जनरेट द रेवेन्यूज। बेसिकली इन्वेस्टर ही होता है जो अपना कैपिटल किसी भी धंधे में इन्वेस्ट करता है, एंड मुदारिब यानी एंटरप्रेन्योर वो पैसे को ऑपरेट करता है, एंड इवेंचुअली फिर ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं जो प्री एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। अगला है मुदारबाहा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है। तो मुदारिब और रबल माल के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। रबल माल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी रह सकता है। मुदारबा में इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होती है, एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग होती है डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। मुशरखा ट्रेडिशनल फाइनेंस से अगर हम कंपेयर करें तो
इट्स लाइक अ जॉइंट वेंचर। इसमें कस्टमर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एक और जो जॉइंट वेंचर एंटरप्राइज रहता है, उसमें ये एक कॉन्ट्रैक्ट निकल के आता है जिसमें कि ये लोग अपने सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं, फ्रॉम मनी टू लेबर, एंड देन ऑफ कोर्स दे वुड इवेंचुअली शेयर द प्रॉफिट और लॉस, व्हाटएवर द केस मे बी। डिमिनिशिंग मुशर्रका यानी ये भी ऑफ कोर्स जॉइंट वेंचर ही है, लेकिन इसमें जो एक पार्टनर निकल के आता है वो कंपनी के शेयर्स खरीदता है, इक्विटी शेयर्स, जो हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंस में भी होता है, एंड धीरे धीरे फिर वो अपनी शेयर होल्डिंग्स उस कंपनी में बढ़ा देता है टू अ पॉइंट वेयर दी कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड टू दैट पार्टनर और टू दैट बायर। समझे? मुराबाहा भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनेंसिंग ऑप्शन निकल के आता है इस्लामिक फाइनेंस में। अब ये हम फाइनेंसिंग ऑप्शंस की इतनी सब हमने बात की, तो इनका मेन पर्पस यही है कि ये लोग इंटरेस्ट को अवॉइड कर पाए। इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट द इंटरेस्ट पार्ट, ये सब फाइनेंसिंग ऑप्शंस निकल के आते हैं। अभी हम मुराबाहा की बात कर रहे हैं, इसमें से फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर को अगेन मशीन की जरूरत है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव मशीन है, तो बैंक के पास ये मैन्युफैक्चरर जाएगा एंड बैंक शरिया कंप्लायंट लॉ के अकॉर्डिंग इस मैन्युफैक्चरर के लिए मशीन खरीद लेगी, सपोज से 1 लाख में, एंड द बैंक वुड एक्चुअली चार्ज द मैन्युफैक्चरर 1,10,000। तो ये 10,000 बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कवर करना हो या प्रॉफिट मार्जिन को निकालने के लिए भी हो सकता है, एंड फिर मशीन फाइनेंस भी हो जाती है, एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट the manufacturer actually has the option to buy or to leave the machine with the bank. वकाला बेसिकली एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर एक इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर देता है, जिसे एजेंट भी कहा जाता है या जिसे वकील भी कहा जाता है, एंड देन ये जो वकील रहता है इस प्रिंसिपल के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स करेगा, बी इट इन इस्लामिक स्टॉक्स और गेटिंग इनटू मुशारका और मुराबाहा। तो ये एक अपनी छोटी सी फीस चार्ज करता है कमीशन के नाम पे, जिसे अजहर भी कहते हैं। कर्द हसन एक तरीके का वेलफेयर लोन ही होता है, जो कि ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी दूसरे सिटी का वेलफेयर के लिए पैसा चाहिए हो, चाइल्ड केयर हो गया, मेडिकेयर हो गया वगैरह, तो ये सब इसमें आता है। इसमें बोरोअर को अगेन इंटरेस्ट चुकाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सोसाइटी के ओवरऑल वेलफेयर की बात हो रही है, ये ओवरऑल वेलफेयर के लिए लोन लिया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव सुकूक। तो सुकूक बेसिकली एक इस्लामिक बॉन्ड ही है, एंड ये कन्वेंशनल बॉन्ड से बहुत अलग होता है। तो अभी मेरा इस पे वीडियो आने वाला है, उसमें मैं विस्तार से सुकूक के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है? उसके स्ट्रक्चर्स क्या निकल के आते हैं, उसका ट्रेंड क्या निकल के आ रहा है आज के तारीख में, सो ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। नेक्स्ट वी हैव तकाफुल। अगेन आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन तकाफुल एज वेल। ये सुकूक, तकाफुल, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है और सो टू से इस्लामिक फाइनेंशियल एसेट क्लासेस है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छे टॉपिक्स है, बट अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि ये इस्लामिक फाइनेंस में इंश्योरेंस का रोल अदा करता है। तकाफुल, specifically pooled insurance. I'll cover in the upcoming session, don't worry. Re-takaful is again a form of Islamic reinsurance that basically operates on the takaful model. Wadia is the security deposit, which is again refundable. Al Wadia is the resale of goods with a discount on the original stated cost. यानी इसमें जो कॉस्ट रहती है उसमें डिस्काउंट मिलता है, एंड देन इसकी फिर ट्रेडिंग होती है गुड्स की। अमाना इज ट्रस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अजर, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स, अजर मतलब कमीशन, फीस, या इट्स अबाउट wages which is charged for services or consultancy. Juelal is the stipulated price for performing any service. Technically it's again related to Azure. Next we have Hawala, which is bill of exchange. तो bill of exchange क्या है? promissory note होता है चेक या ड्राफ्ट के फॉर्म में, जो कि डेटर कोई भी एक थर्ड पार्टी से लेके आ जाता है। से फॉर एग्जांपल इंपोर्टर होगा, तो इंपोर्टर एक promissory नोट लेके आएगा एक्सपोर्टर को देने के लिए, तो क्योंकि उसको पैसा तो देना है ना, तो इंपोर्टर के बिहाफ पे बैंक एक्सपोर्टर को पैसा दे देगी। बात समझ रहे हो? तो ये हवाला होता है, bill of exchange. Same, it's the same concept which is there in the traditional finance. बैतुल माल is treasury, यानी हाउस ऑफ मनी या हाउस ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक अरेबिक टर्म है अगेन, ठीक है? सो ये हमने 35 वोकैबुलरी वर्ड्स सीख लिए इस्लामिक फाइनेंस में। होप आपको ये सभी वर्ड समझ गए होंगे। अगर मेरे से कोई प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई तो फॉरगिव मी फॉर दैट, बट दिस वाज ऑल अबाउट द वोकैबुलरी ऑफ द इस्लामिक फाइनेंस, ठीक है? आगे आने वाले सेशन में ये बेशक बहुत यूजफुल होने वाला है आपको
सुकूक जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में समझने के लिए, इस्लामिक बॉन्ड्स के बारे में समझने के लिए या तकाफुल के बारे में समझने के लिए। सो आई होप यू हैव मेड योर नोट्स, ठीक है? इसे अच्छे से एक बार वापस रिवाइज कर लीजिएगा आपके रेफरेंस के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD Family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।